अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो जिंदगी है, ये चलती कैसे रहती है? मतलब एक बीज से पौधा बन जाता है, अंडे से चूजा निकल आता है और हम इंसानों की एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है। इन सब के पीछे ना एक ही कमाल की प्रोसेस काम करती है, जनन या रिप्रोडक्शन। तो चलिए आज जिंदगी के इसी शानदार चक्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। आखिर ये जीव, ये लिविंग थिंग्स अपनी स्पीशीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं? ये एक ऐसी कॉमन चीज है जो धरती पर मौजूद हर छोटे बड़े जीव में होती ही है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को परत दर परत खोलते हैं। आज के हमारी चर्चा में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि रिप्रोडक्शन का असल मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि इसके दो रास्ते कौन कौन से हैं। इसके बाद हम पौधों से होते हुए सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आएंगे और आखिर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे जुड़े एक बहुत जरूरी सवाल पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं कि जब हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जनन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है। और जानते हैं, ये किसी भी स्पीशीज के लिए अपने वजूद को, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाए रखने का इकलौता तरीका है। अगर ये ना हो तो डायनासोर की तरह किसी भी स्पीशीज की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अच्छा, तो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ना नेचर के पास दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधा और सिंपल है, जबकि दूसरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर उसमें वैरायटी बहुत है। चलिए इन दोनों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है। जैसे कोई बैक्टीरिया है, वो बस दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हो गया रिप्रोडक्शन। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होते हैं। और दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। इसके लिए दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसमें दोनों पेरेंट्स के गुण आते हैं और इसी वजह से आती है वैरायटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसानों में या ज्यादातर जानवरों में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग, जिसे हम कलम बांधना भी कहते हैं। गार्डनर्स इसे खूब यूज करते हैं। मान लीजिए एक पौधा है जिसकी जड़ें तो बहुत स्ट्रांग हैं पर फल अच्छे नहीं हैं, और एक दूसरा पौधा है जिसकी जड़ें कमजोर हैं पर फल वाह क्या मीठे हैं। तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। नतीजा, एक ही पौधे में स्ट्रांग जड़ें भी मिल गईं और मीठे फल भी। ये एक तरह से पौधों की दुनिया की क्लोनिंग ही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंप्लिसिटी से निकलकर अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रंगीन और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दुनिया में। और इसकी शुरुआत के लिए फूलों से बेहतर और क्या हो सकता है ना? क्योंकि एक फूल वो सिर्फ सुंदर नहीं होता, वो तो रिप्रोडक्शन की एक पूरी फैक्ट्री होता है। देखिए, एक फूल के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं। जो एंथर है या परागकोश वो बनाता है मेल गैमेट्स यानी पोलन। फिर ये पोलन हवा या कीड़ों के जरिए पहुंचता है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक, और बस यहां से शुरू होती है इसकी असली जर्नी, ओवरी की तरफ, जहां फीमेल गैमेट्स इंतजार कर रही होती हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी फल और बीज बनते हैं। तो पौधों में रिप्रोडक्शन के बेसिक समझने के बाद अब हम आते हैं अपने सबसे जरूरी टॉपिक पर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन इसे एक साइंटिफिक नजरिए से बिना किसी झिझक के समझना बहुत जरूरी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन काम है वो है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और उसे डिलीवर करना। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हैं टेस्टीज, जो स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और ये स्क्रोटम जानते हैं, एक तरह से नेचुरल कूलिंग सिस्टम का काम करता है। ये बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखता है, और यही कम तापमान स्पर्म बनने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। ये नंबर देख रहे हैं, 40 करोड़। आखिर ये क्या है? ये एक सिंगल इजैकुलेशन में रिलीज होने वाले स्पर्म की एवरेज संख्या है, 40 करोड़। और सोचिए, इस जबरदस्त रेस में जीतता सिर्फ एक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत होती है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे लाखों लोग एग्जाम दें और टॉपर सिर्फ एक हो। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसे नेचर ने एक नई जिंदगी को बनाने, उसे पालने पोसने और संवारने के लिए ही डिजाइन किया है।
इसका काम है एग सेल्स बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए सही एनवायरनमेंट देना और फिर 9 महीने तक डेवलपिंग फीटस को नर्चर करना। इसका जो मेन पार्ट है वो है पेयर शेप्ड यूट्रस यानी गर्भाशय, जो एक नन्ही सी जान का पहला घर बनता है। तो हमने रिप्रोडक्शन की पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस तो समझ ली, लेकिन ये सारी जानकारी तब तक अधूरी है जब तक हम इसे अपनी हेल्थ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अवेयरनेस से ना जोड़े। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर बात करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल या फैमिली प्लानिंग के लिए आज कई सेफ मेथड्स अवेलेबल हैं। कुछ हैं बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डोम, जो फिजिकली स्पर्म को एग तक पहुंचने ही नहीं देते। फिर हैं केमिकल मेथड्स जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हार्मोन्स के जरिए ओव्यूलेशन को ही रोक देती हैं। इनके अलावा आईओडीज और परमानेंट मेथड्स जैसे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी भी हैं, जिन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही अपनाना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी एसटीडीज की जानकारी के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर कुछ कॉमन बीमारियां और उन्हें फैलाने वाले पैथोजेंस दिखाए गए हैं, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सही जानकारी और सेफ प्रैक्टिसेस ये ही इन सीरियस बीमारियों से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो इन सभी साइंटिफिक और हेल्थ से जुड़ी बातों को समझने के बाद हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंच गए हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, और अगर हाँ तो क्यों? ये सवाल सिर्फ बायोलॉजी का नहीं है, ये जुड़ा है हमारी हेल्थ से, हमारे समाज से और हमारी आने वाली जेनरेशन्स के सेफ फ्यूचर से। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।